पान बेचकर कैसे इन दो लोगों ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा क्या किया इन लोगों ने जो आप और हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे थे ना ही कोई रिसोर्सेज, फिर भी आज पूरे हिंदुस्तान में इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। ये कहानी है डीएस ग्रुप की, वही डीएस ग्रुप जिसके अंडर आता है पर्ल्स कैंडी, पास पास, रजनीगंधा, बाबा इलायची, कैच मसाले और 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। तो चलिए जानते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि चांदनी चौक की एक पान की दुकान से इन्होंने डीएस ग्रुप जैसा 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। दुकान खुलने के 6 साल बाद एक बहुत जबरदस्त आग लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद धर्मपाल जी बिल्कुल टूट गए बिकॉज देयर वाज नथिंग टू फॉर अ न्यू स्टार्ट। ये कहानी शुरू हुई साल 1929 में, जब दिल्ली की गलियों में अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, महंगाई आसमान छू रही थी और आम आदमी सिर्फ जिंदगी जीने की सोच रहा था। ऐसी हालत में चांदनी चौक के एक छोटे से कोने में धर्मपाल और उनके बेटे सतपाल ने एक पान मसाले की दुकान खोली। यहाँ पे ये दोनों सिर्फ पान नहीं बेचते थे, कस्टमर को घंटों बैठकर ऑब्जर्व करते थे, उनकी पसंद पूछते थे और फिर इंग्रेडिएंट्स के नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते थे। धीरे धीरे उनके हाथ का स्वाद इतना अच्छा होने लगा कि हर जगह उन्हीं की बात होने लगी। वो मिक्स करते थे सौंफ, मिश्री, टोबैको और ऐसा ब्लेंड जो किसी और के पास था ही नहीं। लोगों को ये इतना पसंद आया कि वर्ड ऑफ माउथ से दुकान की पॉपुलैरिटी चांदनी चौक से बाहर भी फैलने लगी। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। पूरे मार्केट में रॉ मटेरियल की कमी हो गई और सारी दुकानें बंद होने लगी। इसी क्राइसिस में जहां बाकी दुकानदार टूट गए, इन्होंने एक अलग रास्ता चुना। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सप्लायर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, किसानों के पास जाएंगे और सीधा उनसे माल उठाएंगे और मिडिल मैन को खत्म कर देंगे। रिजल्ट ये हुआ कि जब कॉम्पिटिटर्स का धंधा बंद हो रहा था, इनकी सेल्स डबल हो गई और ये क्राइसिस इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी ये खड़े रहे और दूसरों की तरफ भागे नहीं। और फिर 1940 आते आते इनके स्वाद की पहचान लोगों की जुबान पे चढ़ गई। लेकिन इनका धंधा भी खड़ा ही हुआ था कि फिर एक प्रॉब्लम आ गई। बढ़ती डिमांड के साथ हाथ से टेस्ट कंसिस्टेंट रहना अब पॉसिबल नहीं था। एक दिन परफेक्ट होता, अगले दिन थोड़ा अलग हो जाता। जिस दिन अलग होता उस दिन पूरा बैच फेंक देना पड़ता था। इन्हें तब वो आइडिया आया जो सबको पागलपन लगा, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का, क्योंकि उस टाइम पूरा मार्केट मिक्सचर को खुले में बेचता था। ना कोई पैकेजिंग थी, ना कोई ब्रांडिंग और ना ही कोई स्टैंडर्ड। और इनके पास भी ना तो कोई रोड मैप था, ना मशीनरी का पता था, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन की समझ थी। फिर भी दुकान की पीछे की जगह को साफ की, पुराने डब्बे हटाए और शुरू की धर्मपाल सतपाल सुगंधी फैक्ट्री, जो आगे चलकर डीएस ग्रुप बनी। और 1946 में इंडिया का पहला स्टैंडर्डाइज्ड पान मसाला प्रोडक्ट निकाला, जाफरानी पत्ती 120। साफ पैकेजिंग, कंसिस्टेंट स्वाद और एक पूरी नई कैटेगरी। अब प्रोडक्ट तो तैयार था, पैकेजिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये कह के मना कर दिया कि भाई पान मसाला पैकेट में कौन खरीदेगा, लोग तो इसे खुले में ही पसंद करते हैं। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनाने की बजाय दोनों भाइयों ने सीधा रिटेल शॉप्स को ही टारगेट किया। वो खुद चांदनी चौक, सदर बाजार और कश्मीरी गेट जैसे बाजार में जाने लगे और दुकानदारों से खुद मिलने लगे। हालांकि रिटेलर्स ने भी उनका प्रोडक्ट देखकर मना कर दिया था, लेकिन तभी सतपाल जी ने एक सिंपल सा ऑफर दिया, आप बस कुछ पैकेट्स अपने काउंटर पर रख लीजिए, अगर नहीं बिकेगा तो हम वापस ले जाएंगे। और जब इतना एश्योरेंस दिया गया तो फाइनली रिटेलर्स भी मान गए। फिर इसके बाद जो भी कस्टमर दुकान पर आता, वो जाफरानी पत्ती की खुशबू और उसकी साफ सुथरी पैकेजिंग को नोटिस जरूर करता था। और जब लोगों ने इसको टेस्ट किया तो उसका अरोमा और फ्लेवर उनके दिल को छू गया, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये प्रोडक्ट लोकल कस्टमर्स के बीच सुपर हिट हो गया। इस सक्सेस से सतपाल जी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक गेम चेंजर प्रोडक्ट लॉन्च किए और पूरी कैटेगरी की इमेज ही बदल दी। 1958 इंडिया का पहला ब्रांडेड च्यूइंग टोबैको लॉन्च किया गया, बाबा, रिफाइंड टेस्ट और स्ट्रॉन्ग एरोमा के साथ, जो पूरे देश का स्टार प्रोडक्ट बन गया। फिर 1970s और 80s के बीच में एक नया ट्रेंड देखा गया। यंग इंडिया के लिए पान मेसी था
और टाइम कंज्यूमिंग भी था, और पान मसाला एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव था। इसीलिए 1983 में इन्होंने लॉन्च किया रजनीगंधा। लेकिन लॉन्च के बाद ही इन्हें तुरंत समझ आ गया कि अगर रजनीगंधा को बाकी पान मसाला ब्रांड से अलग दिखाना है तो एडवर्टीजमेंट जोरों से करनी होगी, क्योंकि उस वक्त पान मसाला की दुनिया में ग्लैमर और एडवर्टीजमेंट लगभग ना के बराबर थी। फिर भी डीएस ग्रुप ने रिस्क लिया और बॉलीवुड एक्टर अविनाश वाधवान और शेखर सुमन के साथ अपना पहला ब्रांडेड कैंपेन लॉन्च किया, स्वाद रजनीगंधा का सबसे निराला। ये कैंपेन इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी कैटेगरी की परसेप्शन ही बदल गई। एड्स में रजनीगंधा को खुले पार्क में टहलते, ड्राइव पे जाते और बेफिक्र होकर लाइफ एंजॉय करते हुए लोगों के साथ दिखाया गया। हर फ्रेम ये एहसास दिलाता था कि रजनीगंधा सिर्फ स्वाद नहीं देता बल्कि जिंदगी में फ्रेशनेस और खुशी भी ऐड करता है। इस फ्रेश और फन से भरे प्रेजेंटेशन ने कैटेगरी की पूरी इमेज बदल दी और रजनीगंधा को टेस्ट से आगे बढ़कर एक लाइफस्टाइल सिंबल बना दिया, जिसके चलते 1990 आते आते रजनीगंधा की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी सक्सेस के साथ डीएस ग्रुप भी नए हाइट्स पर पहुंच गया था। लेकिन उनकी ये सक्सेस ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। 1990s में हेल्थ डिबेट्स तेजी से उभरने लगे। मेडिकल रिसर्च, एनजीओज, मीडिया सब ने टबैको को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया। स्टेट्स ने बैन लगाना शुरू किया और एडवर्टीजमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। डीएस ग्रुप की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा टबैको से आता था और भले ही रजनीगंधा पूरी तरह टबैको फ्री था, लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन में लोग इसे टबैको से जोड़ रहे थे। सब कुछ जो डीएस ग्रुप ने बिल्ड किया था, उनकी ब्रांड, उनकी इमेज, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, सब पर सवाल उठने लगे और डीएस ग्रुप की नई जनरेशन रविंद्र कुमार और राजीव कुमार को फैसला करना था कि या तो अपनी आइडेंटिटी बदलो या फिर डूबते रहो। लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट फैसला लिया, टबैको की डिपेंडेंसी धीरे धीरे 10% से नीचे लाने की और एफएमसीजी की तरफ पिवट करने की, क्योंकि एफएमसीजी ऐसा सेक्टर था जहां डिमांड कभी कम नहीं होती थी, क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग इन्हें बार बार खरीदते हैं और इसी के वजह से इनकी सेल्स भी लगातार बढ़ती रहती है। ऊपर से इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और कंजप्शन की वजह से ये ऑलरेडी एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर था। और हाँ, कमाल की बात तो ये है कि डीएस ग्रुप ने डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत पहले से ही कर दी थी, जब उन्होंने कैच ब्रांड के अंदर अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट 1987 में ही लॉन्च किया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, ये बस कुछ नया करने की कोशिश थी उस टाइम। लेकिन 1999 डीएस ग्रुप के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहीं से इन्होंने बड़े लेवल पर टबैको से हटकर नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। कैच नेचुरल, स्प्रिंग वाटर, फास्ट पास, होटल्स, पैकेजिंग, डेयरी, बेवरेजेस, सैंडवुड फार्मिंग, एक के बाद एक नए सेक्टर्स में उन्होंने एंट्री ली। 2014 तक उनका रेवेन्यू 4800 करोड़ हो गया था और टबैको का शेयर सिर्फ 25% तक रह गया। और फिर 2015 में लॉन्च हुआ उनका आइकॉनिक प्रोडक्ट पल्स कैंडी। सिर्फ ₹1 की छोटी सी कैंडी, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, सिर्फ एक नई फीलिंग, वो सडन टैंगी बर्स्ट जो किसी ने पहले टेस्ट ही नहीं किया था। मैंने अपनी आखिरी पल्स कैंडी खा ली। ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर तो ठीक कर दो। और 2016 की शुरुआत तक लॉन्च के सिर्फ 8 महीने में पल्स कैंडी ने 100 करोड़ की सेल्स कर ली और ये अचीवमेंट सिर्फ ₹1 के कैंडी के लिए बहुत बड़ी बात थी, वो भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। और 2017 तक पल्स भारत की नंबर 1 कैंडी बन चुकी थी, जिसने उस साल 326 करोड़ का रेवेन्यू किया और सिर्फ 2 साल में ही पल्स ने लगभग कैंडी मार्केट का 2/3 हिस्सा कैप्चर कर लिया और आज डीएस ग्रुप 10,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका है और कंपनी का एम है 2030 तक इसे और भी ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड करने का। फिलहाल इस 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में फूड एंड बेवरेजेस का कंट्रीब्यूशन 42%, माउथ फ्रेशनर का 38% और हॉस्पिटैलिटी का 3% है। और टबैको, जो कभी डीएस ग्रुप की पहचान हुआ करती थी, उसका रेवेन्यू 80 से 90% हुआ करता था, आज वो घटकर 10% से भी नीचे रह गया है। और इससे ये बिल्कुल क्लियर दिखता है कि डीएस ग्रुप ने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल दी है। इस बदलाव का रीजन सिर्फ नए सेक्टर्स में एंट्री लेना और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना नहीं है, बल्कि इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए डीएस ग्रुप ने पूरे देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें आज 150 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट और 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स शामिल है। ये वही डीएस ग्रुप है जो कभी पीआर पे डिपेंडेंट नहीं रहा। इसी वजह से इंडिया का ये साइलेंट जाइंट भी कहा जाता है। इनकी कहानी से मैंने तो ये सीखा कि एवरी क्राइसिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और जब भी इनके सामने कोई भी चैलेंज आया, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और नए रास्ते ढूंढे एक्सेल करने की, और हमेशा कंज्यूमर के लिए सोचा। शुरुआत से ये कंज्यूमर की कन्वीनियंस के बारे में सोचते थे और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया करते थे, और पल्स कैंडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। तो अगर आप चाहते हो कि हम पल्स कैंडी पे भी एक केस स्टडी लाएं, तो कमेंट में जरूर बताना।
और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। वैसे कुछ ऐसी ही कहानी निरमा की भी है, जो आज तो कहीं नहीं दिखता, लेकिन एक टाइम था जब उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था और सर्फ एक्सेल जैसे ब्रांड्स के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरी तरह से बर्बाद हुआ। ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।